वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई मूवी द क्राउ। दोस्तों कभी कभी हम इंट्रो नहीं रखते हैं क्योंकि उससे मजा खराब हो सकता है, इसीलिए। तो मूवी की शुरुआत दोस्तों एरिक नाम के बंदे और उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से शुरू होती है जो उसे रोज सपने में आते हैं। एरिक आज भी वही सपना देख रहा होता है जिसमें वो एक सफेद घोड़े को देखता है एंड वो जैसे घोड़े की तरफ जाता है ना, देखता है कि घोड़ा बहुत ही जख्मी हालत में है। घोड़े को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत घबरा जाता है दोस्तों, और भगवान को याद करता हुआ आसमान की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे कौवे नजर आते हैं, मानो आज किसी की मौत होने वाली हो। एरिक की घबराहट दोस्तों इससे और बढ़ जाती है कि कोई अशुभ न हो जाए कहीं। तो वो घोड़े की मदद करने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों घोड़ा मर जाता है और वहाँ से वो सारे कौवे उसके ऊपर मंडराने लग जाते हैं। एकदम से एरिक बेचैन हो जाता है और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। अगले सीन में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम शैली है, जो कि एक राइजिंग म्यूजिशियन है दोस्तों, और वो अपने सपने को पूरा करने में लगी हुई है, पूरी कोशिश करती है। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त जेडी उसे कॉल करके बताती है कि सुनो, मैंने तुम्हारे पास एक वीडियो भेजा है जिसमें विंसेंट रॉक का एक खतरनाक तबाही मचा देने वाला क्राइम प्रूफ है। वो एक भूतिया और शैतान से भरी हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है उस वीडियो में, और अब विंसेंट रॉक को डर इस बात का है कि अगर ये वीडियो पब्लिक हो गई तो कई सालों से उसका छुपा हुआ राज सबके सामने आ जाएगा, और इसी डर से वो मेरे पीछे अपने सबसे खौफनाक एनफोर्सर मैरियन को लगा रहा है। मुझे नहीं पता कि अब मैं तुम्हें कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और यहाँ से तुरंत भाग जाओ तुम। दोस्तों ये सुनकर शैली बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, और इस तरह भागते भागते ही वो अपनी जिंदगी को एक भगोड़े की तरह जीना शुरू कर देती है। उसे समझ में आ जाता है कि अब मरने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा दोस्तों, क्योंकि कब तक भागेगी वो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेडी का किस्सा अब एक अलग ही मोड़ ले चुका है दोस्तों, क्योंकि मैरियन ने उसको पकड़ लिया है और सबसे पहले उसके फोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया है। और जब मैरियन उसका फोन चेक कर रही होती है ना, तभी उसे पता चलता है कि जेडी ने तो ये वीडियो अपनी दोस्त शैली को भेजा हुआ है। अब यहाँ विंसेंट रॉक के लोग जेडी को कैद कर लेते हैं और ये सारी बात विंसेंट रॉक को बताते हैं। जैसे ही दोस्तों रॉक वहाँ पर आता है, जेडी बहुत डर जाती है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। वो उसके सामने घुटनों पर गिर जाती है। विंसेंट रॉक का असली रूप दोस्तों अब यहाँ पर खुलता है, और उसका काली रात में छुपा रूप अब एक शैतान से कम नहीं लगता। विंसेंट रॉक के पास एक सुपर नेचुरल ताकत होती है जो कि एक डरावनी शक्ति है, और ये शक्ति उसे शैतान के साथ की हुई डील के बदले मिली होती है दोस्तों। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी आवाज, जो लोगों के दिमाग पर हुकूमत कर सकती है। उसकी एक एक बात जैसे लकीर बन जाती है, और जो कोई उसकी आवाज को सुनता है वो उसका गुलाम बन जाता है, और वो वही करता है जो उसे विंसेंट रॉक करने के लिए कहेगा। दोस्तों विंसेंट रॉक पहले तो जेडी से पूछता है कि तुम्हारे अलावा मेरे बारे में किस किस को पता है, बताओ। जेडी उसे कुछ नहीं बताती। बस रॉक गुस्सा होकर जेडी के कान में कुछ ऐसा कहता है जिससे जेडी पूरी तरह से उसके वश में हो जाती है, और मैरियन के रखे हुए चाकू से वो खुद को बड़ी बेरहमी से मार डालती है दोस्तों। अब रॉक अपने चीफ एनफोर्सर मैरियन को हुक्म देता है कि तुम शैली को ढूंढ कर खत्म कर दो, क्योंकि शैली मेरे आगे आने वाले प्लान में खतरा बन सकती है। और दोस्तों मैरियन भी अब निकल पड़ती है। मैरियन की बात करें तो वो एक ठंडे दिल की कातिल है, बिना किसी शोर के अपना काम करती है, एंड उसकी छवि देखें तो एक डरावनी मौत की परछाई की तरह होती है, जो अपने शिकार को अगर ढूंढने निकल जाए तो उसके खोज किए बिना रहती नहीं है। और अब जैसे इस बात का पता शैली को चलता है तो वो डर के कांपने लग जाती है कि अब मेरा क्या होगा। वो सोचती है कि शायद अब मैं दुनिया से गई, लेकिन दोस्तों वो एक प्लान बनाती है जिसमें शैली खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहती है कि शायद जेल में उसे विंसेंट रॉक से पुलिस बचा ले। इसीलिए एक डेस्परेट डिसीजन लेके वो जानबूझकर अपनी जेब में कुछ ड्रग्स रख लेती है ताकि वो अरेस्ट हो जाए। और दोस्तों होता भी ऐसा है, शैली को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है। और दोस्तों ये वही जेल है जहाँ किसी जुर्म के इल्जाम की वजह से एरिक भी अरेस्ट है, और हमें जेल में दिखाया जाता है कि जेल के कुछ कैदी एरिक को लूजर कह के चिढ़ा रहे होते हैं, और एरिक उन्हें किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो अपनी चाइल्डहुड सदमे से अभी बाहर नहीं आया है दोस्तों। पुलिस जब शैली को जेल के अंदर लेकर जा रही होती है, तब हमें दिखाया जाता है कि एरिक और शैली दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, और शायद बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे का दर्द समझ जाते हैं दोस्तों। अगले दिन की बात है, जब जेल में सभी कैदियों को खाना दिया जा रहा होता है, तब शैली उसके पास आकर बैठ जाती है और एरिक से पूछती है, तुम मुझे इतने अंदर से टूटे हुए क्यों लगते हो, हैं? एरिक उसे बहुत ध्यान से देखता है तो उसे शैली के अंदर एक दोस्त दिखाई देता है, और वो अच्छी वाली स्माइल भी करता है। तब वहाँ से जाते हुए एरिक उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि अब हम रोज मिलेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि शैली एरिक के रूम में आती है। वहाँ एरिक के बनाए हुए कुछ पेंटिंग्स को देखकर वो बड़ी खुश होती है और कहती है कि वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो यार। धीरे धीरे दोस्तों दोनों में काफी जान पहचान होना शुरू हो जाती है। एरिक अपने अंधेरे और पीड़ा भरी पास्ट के बारे में शैली को बता ही रहा होता है कि बाहर से कुछ आवाजें आ जाती है। ये सुनकर शैली को सबसे पहले डर लगता है कि कहीं विंसेंट रॉक की सेना यहाँ पर ना गई हो मुझे मारने के लिए, पर फिर भी वो एरिक को पता करने के लिए कहती है कि क्या हुआ है।
तो दोस्तों जैसे एरिक कहता है कि शायद कुछ लोग किसी को ढूंढ रहे हैं, शैली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कहीं वो सच में तो नहीं आ गए। वो कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इतना सब कुछ सुनकर एरिक तुरंत शैली को लेकर लॉन्ड्री रूम से होते हुए भाग जाता है दोस्तों। फिर शैली उसे अपने दोस्त चांस के घर लेकर जाती है। हाँ दोस्तों, उसके दोस्त का नाम चांस है। जहाँ दोस्तों एरिक और शैली को समझ में आ जाता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और वो एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से ही देखते हैं। फिर यहाँ पर किस और रोमांस भी होता है। वो लोग एक दूसरे के साथ बड़े खुश होते हैं जैसे कि उनको पूरी कायनात मिल गई हो। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक मस्त पियानो बजा रहा है और शैली सिंगिंग करती है। दोनों बड़े खुश होते हैं। साथ ही एरिक शैली को पियानो बजाने के लिए भी कहता है। जब वो मना करती है तो एरिक उसे फोर्सफुली पियानो बजाने के लिए कहता है। एंड दोस्तों शैली बजाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी तस्वीरें आ जाती हैं एंड इससे वो बहुत परेशान होती है और पियानो को बजाना छोड़कर चली जाती है। एरिक भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर शैली को क्या हुआ। तो एरिक उससे पूछने जाता है कि तभी शैली जवाब देती है, अगर मैं अपने पियानो का राज बता दूंगी तो तुम मुझसे नफरत करोगे। इसके बाद दोस्तों वो दोनों एक झिलमिलाती शाम को वॉक करने जाते हैं जहाँ शैली उसे बताती है कि मैं पहले एक राइजिंग म्यूजिशियन थी लेकिन मेरे साथ कुछ बहुत खतरनाक हुआ जिसकी वजह से मैंने वो चीज छोड़ दी, लेकिन मैं अभी भी उस चीज से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, शायद कभी नहीं आ पाऊंगी। वॉक करने के बाद दोस्तों वो लोग एक ब्रिज पर खड़े हो जाते हैं और गहरे पानी को देखते हैं। तभी एरिक कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा। शैली भी मजाक करते हुए कहती है, अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि अगर मैं इस गहरे पानी में कूदी तो तुम भी कूदोगे? हैं? एरिक कहता है, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? मैं सच में कूद जाऊंगा। शैली के साथ रहकर दोस्तों एरिक को लगता है जैसे वो अपने दर्द से निकल रहा हो और शैली के प्रति उसका प्यार गहरा होता जा रहा होता है। अब एक दिन की बात है, एरिक लेटे हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, समझे तुम। और अब आगे रात को शैली और एरिक एक डिस्को बार में जाते हैं। दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि ये खुशी सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैरियन और रॉक के लोग उन दोनों का पता लगा चुके हैं और वहाँ पहुँच भी जाते हैं। एरिक को जैसे पता चलता है तो वो शैली को लेकर वहाँ से तुरंत भागता है। यहाँ से दोस्तों वो दोनों एक रिस्क भरी जिंदगी जीने लगते हैं। नफरत और खौफ के बीच अपना प्यार पाने की कोशिश करते हैं। हर पल ऐसा लगता है कि मौत उनके पीछे है, लेकिन फिर भी वो प्यार में एक अजीब सी आजादी महसूस करते हैं। लेकिन रॉक के गुंडे अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब एक रात विंसेंट रॉक के लोग उन तक पहुंच ही जाते हैं दोस्तों, लेकिन आंधियों से घिरी रात, बिजली की चमक और बारिश की बूंदें अपने साथ एक भूतिया हवस लेकर आती है। और दोस्तों शैली और एरिक को वो लोग पकड़ लेते हैं, उनको एक कमरे में कैद कर देते हैं। साथ ही दरवाजों पर गिरती बिजली के साथ उनका आखिरी पल आने वाला होता है। रॉक के आदमी भी दोनों के चेहरे पर प्लास्टिक पेपर बांध देते हैं और धीरे धीरे उनकी सांस बंद करके मार डालते हैं। शैली की चीख उस अंधेरे में गूंजती है, लेकिन उन लोगों को उन दोनों पर तरस नहीं आता। ये मौत का सच था दोस्तों, एक भयानक सच जिससे वो कभी नहीं बच सकती थी। अब इनकी मौत होने के बाद एरिक को एक दृश्य दिखाई देता है जहाँ शैली पानी में डूब रही है और एरिक उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। एरिक जैसे पानी से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो खुद को एक अजीब सी जगह में पाता है जो शांत और अंधेरे से भरी पड़ी है, जहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है। हवा का एक हल्का सा झोंका उसके तरफ आता है दोस्तों और सच को उजागर करता है। और जैसे उसे रियलाइज होता है कि वह मर चुका है, तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम क्रोनोस होता है। एरिक उसके पीछे जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? ये तो बहुत ही अजीब सी जगह है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नरक में आ गया हूँ। क्रोनोस जवाब देता है कि हाँ ये सच है, अब तुम मर चुके हो, लेकिन अब तुम एक अधूरी आत्मा हो जो सिर्फ एक मकसद के लिए बची हुई है, और वो मकसद शायद तुम्हारा किसी के लिए प्यार हो सकता है। एरिक कहता है, क्यों तुम मुझे पागल समझते हो क्या? तुम जो कहोगे वो मैं मान लूंगा। क्रोनोस दोबारा से एरिक को समझाते हुए कहता है, तुम मानो या न मानो, लेकिन यही वो जगह है जहाँ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। फिर क्रोनोस उसे द क्रो के लेजेंड के बारे में बताता है और कहता है कि एक पुरानी कहानी के मुताबिक जो लोग अपनी मौत के वक्त भयानक अन्याय सहते हैं और जिनके दर्द इतने गहरे होते हैं कि उनकी रूह को सुकून नहीं मिलता, उन्हें एक दूसरा मौका दिया जाता है वापस जिंदगी में जाने का। लेकिन हाँ, ये मौका अपने आप पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए होता है। दोस्तों एरिक की सारी बातें सुनने के बाद भी क्रोनोस पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्रोनोस उसको दोबारा समझाता है कि तुम अब एक ऐसी रूह हो जो इस बदले के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इतना कहने के बाद दोस्तों क्रोनोस उस पानी में धक्का दे देता है उसे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक को अपनी रियल लाइफ में होश आता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है।
अभी तो वो थोड़ी देर पहले कहीं और पर था और अभी यहाँ पर आ गया, पता नहीं कैसे। एरिक अब हर जगह शैली को ढूंढने लगता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद शैली सच में मर चुकी है। वो शैली की यादों में खो जाता है दोस्तों, जहाँ वो दोनों साथ में एक वक्त पर हसीन पल बिता रहे थे। और फिर वो अपने हाथों में बने शैली के नेम का टैटू देखकर बहुत मिस करने लगता है उसे। एरिक अपने हसीन पल में जी रहा होता है कि अचानक वहाँ रॉक का एक ऑफिसर आ जाता है दोस्तों और सीधे एरिक पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच में एक अजीब सा झगड़ा होता है जो दिल को दहलाने वाला होता है दोस्तों। एरिक उस ऑफिसर को खत्म कर देता है और बाथरूम में जाकर अपने घाव पर मरहम पट्टी करता है। अचानक वो देखता है कि उसका घाव खुद ब खुद भर रहा है ऑटोमेटिकली दोस्तों। ये सारी चीज देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है कि यार ये जादू क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसके दौरान उसे काफी दर्द भी झेलना पड़ता है। एरिक को समझ में आ जाता है कि अब वो एक इंसान नहीं रहा बल्कि एक आत्मा है जो सिर्फ एक मिशन के लिए वापस आई है और वो मिशन सिर्फ शैली की मौत का बदला लेना और अपने प्यार को इंसाफ दिलाना है। इसके बाद शैली को याद करता हुआ वो उसी ब्रिज के पास जाता है जहाँ वो और शैली अक्सर जाया करते थे। साथ ही दोस्तों बीच बीच में हम देखते हैं कि एक कौवा ना हमेशा से उसको देखता रहता है, मानो एरिक पर उसकी नजर हो। और जब एरिक ब्रिज पर पहुंचता है तो देखता है शैली उसे वहां ब्रिज से कूदते हुए दिखाई देती है। एरिक उसके पीछे उसे बचाने जाता है लेकिन शैली पानी में कूद जाती है और दोस्तों एरिक भी उसके साथ साथ पानी में कूद जाता है और यहाँ से वो क्रोस की दुनिया में आ जाता है जहाँ वो बहुत ही परेशान है। तब वो क्रोनोस से कहता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, क्यों हो रही ये सारी चीजें, उन शैतान लोगों ने मुझसे मेरी शैली को क्यों छीन लिया, और अगर मैं मरने के बाद यहाँ आया हूँ तो शैली यहाँ क्यों नहीं है, वो कहाँ गई, उसके साथ भी तो गलत हुआ था, उसको भी तो जीने का एक मौका मिलना चाहिए। तब क्रोनोस उसे बताता है कि शैली धीरे धीरे नरक की तरफ जा रही है और अगर उसे अभी नहीं बचाया गया तो वो हमेशा के लिए नरक की आग में जलकर राख हो जाएगी और इसके बाद वापस दुनिया में आना नामुमकिन। दोस्तों ये सारी बातें एरिक को बहुत डरा देती है। वो शैली को बचाने का 1% मौका भी निकालने की कोशिश करता है और तब क्रोनोस उसे विंसेंट रॉक की स्टोरी बताता है और कहता है कि विंसेंट ने शैतान के साथ एक डील की है जिसमें वो निर्दोष लोगों की रूह को नरक में भेजता है जिसकी वजह से उसे और ज्यादा शक्तियां मिलती है और अगर विंसेंट रॉक को नहीं रोका गया तो जल्द ही पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। और हाँ, अगर तुम अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें रॉक और उसके सारे मेंबर्स को मारना पड़ेगा और जैसे ही तुम रॉक को मारोगे तुम्हें तुम्हारी शैली वापस मिल जाएगी। दोस्तों ये सुनकर एरिक को थोड़ा खुशी होती है कि चलो कोई तो रास्ता मिला, लेकिन वो क्रोनोस से पूछता है कि मैं उन लोगों से कैसे लड़ूंगा, उन लोगों के पास बहुत सारे पावर्स हैं। क्रोनोस कहता है कि शायद तुम अपनी शक्तियों से अनजान हो, तुम्हें तक क्रो के द्वारा शक्ति मिली है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी को कुछ नहीं होगा। और दोस्तों ये कहते क्रोनोस उसे पानी में धक्का दे देता है। एरिक फिर से अपनी रियल लाइफ में आ चुका है और अब उसे पता होता है कि उसके पास असीमित शक्तियां हैं। वो सबसे पहले शैली की मॉम के पास जाता है, उनसे पूछता है कि क्या आपको पता है शैली को मारने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्या आप जानती है कि जिन्होंने भी उसको मारा उनका सरदार कौन है। शैली की मॉम दोस्तों ये सुनकर घबरा जाती है जैसे उन्हें सब कुछ पता हो, लेकिन वो एरिक को कुछ नहीं बता पाती। जिसके बाद एरिक कुछ देर के लिए शैली के रूम में जाता है, उसको उसकी कुछ फोटोज मिलती हैं और शैली की फोटोज को देखकर दोस्तों एरिक की यादें ताजा हो जाती है। वो बुरे मन से चला जाता है वहां से। लेकिन दोस्तों अब ये बात विंसेंट रॉक को पता चल चुकी है कि एरिक शैली के घर उसकी मॉम के पास गया था। रॉक को लगता है कि शैली की मॉम ने इमोशनल होकर एरिक को सब कुछ बता दिया होगा, तो वो शैली की मॉम के कान में कुछ बोलकर उसको अपने काबू में कर लेता है, जिसकी वजह से वो टेरेस से कूदकर अपनी जान दे देती है। और विंसेंट रॉक के पत्थर दिल को इस बात का जरा भी गिल्ट नहीं होता, कहाँ से होगा, राक्षस जो ठहरा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक शैली के दोस्त के घर पर जाता है। उन दोनों की यादों का एक कारवां होता है और वो शैली की यादों में बिल्कुल खो जाता है। लेकिन तब एरिक को शैली का एक फोन मिलता है दोस्तों, जिसमें एक पुरानी वीडियो होती है। ये वीडियो दोस्तों वो सारी सच्चाई दिखाती है जो एरिक को बिल्कुल शॉक कर देती है। वीडियो में विंसेंट रॉक शैली के कान में कुछ कहता है जिसकी वजह से शैली मासूम लोगों की जान ले लेती है। दोस्तों ये सारी चीजें देखकर एरिक के पैरों से जमीन निकल जाती है। एरिक के अंदर एक शंका भी पैदा होती है। जो प्यार इतना पवित्र और पक्का था अब उसमें एक फासला आ जाता है। शैली पर उसका पूरा भरोसा टूट जाता है और वो शैली के दोस्त के पास आकर कहता है कि सुनो, शैली ने उन लोगों के साथ बहुत ही गलत किया था, इसीलिए उन लोगों ने उसे मारा है। वो यहाँ से बहुत परेशान रहने लग जाता है और होता यह है कि जब वो शक करता है ना, तो एरिक के पास जो क्रो के द्वारा दी गई ताकत है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। मतलब जो शक्ति उसके प्यार और उसके अच्छे स्वभाव की वजह से उसे मिली थी वो उसके दिल में बदलाव आने के साथ साथ खत्म होती जा रही है। एरिक अपने गुस्से और दुख के बीच फंसा होता है। तब रॉक के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और दोबारा उस पर हमला करते हैं। अब क्योंकि एरिक अपनी ताकत खो चुका है दोस्तों, तो अब उसके पास एक आम इंसान की तरह लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। और फिर एक तेज और निर्दयी मुकाबले में रॉक के गुंडे उसका काम तमाम कर देते हैं। एरिक की पहली मौत का दर्द फिर से ताजा हो जाता है,
लेकिन इस बार एरिक से सब कुछ छिन गया था दोस्तों, ताकत, विश्वास और प्यार। एरिक दूसरी बार मौत का सामना करता है। यहाँ से मरने के बाद एरिक एक बार फिर से क्रो की विचित्र और अजीब दुनिया में लौटता है। अंधेरे में एक बार फिर क्रोनोस उसका इंतजार कर रहा होता है, जैसे उसको सब कुछ पहले से पता हो। एरिक क्रोनोस से पूछता है कि आपने तो कहा था कि अब मेरे पास पावर्स हैं और अब मैं कभी नहीं मरूंगा, तो मैं यहाँ फिर कैसे आ गया? क्रोनोस बहुत ही कठोरता से कहता है कि तुमने अपना मौका खो दिया, अब तुम्हें जिंदगी में वापस जाने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एरिक के दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है कि पर क्यों? मैंने तो अभी अपने प्यार की मौत का बदला लिया ही नहीं है और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्रोनोस गुस्से में जवाब देता है कि तुमने अपने प्यार पर शक किया, इसलिए तुम यहाँ वापस आ गए हो और अब वक्त है तुम्हारी आत्मा को आगे बढ़ने का। क्रोनोस का यह अंदाज बहुत ही निर्दयी होता है, लेकिन उसके शब्दों में एक सच्चाई छुपी होती है। एरिक भी समझ जाता है कि शायद अब उसे शैली को बचाने के लिए उसकी आत्मा को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो बहुत ही दुखी होकर क्रोनोस के सामने शैली के प्रति अपने जज्बात को कबूल नहीं करता और कहता है कि मैंने अपने प्यार पर शक किया, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं अब भी उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ और अपनी शैली के लिए आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ, प्लीज। यहाँ क्रोनोस उसे दूसरा मौका देने से दोस्तों बिल्कुल मना कर देता है और तब एरिक कहता है कि अगर इस बार आपने मुझे एक और मौका दिया तो मैं शैली को बचाने के बाद आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ये बात सुनकर क्रोनोस कहता है कि ठीक है, एक आखिरी बार तुम्हें क्रो की शक्ति मिल जाएगी, लेकिन इसका दाम होगा तुम्हारी अपनी आत्मा। अगर तुम अपनी आत्मा मुझे सौंप दोगे तो फिर कभी वापस अपनी जिंदगी में शैली के पास नहीं जा पाओगे। एरिक दोस्तों ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी रहती है कि वो शैली की जान बचा सकता है। एरिक इस शर्त को कबूल कर लेता है, जिसकी वजह से क्रोनोस उसको देता है एक आखिरी मौका। लेकिन दोस्तों इस बार क्रोनोस एरिक को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए सभी क्रोज का आह्वान करता है, जिसकी वजह से एरिक के ऊपर सारे क्रोज मंडराने लग जाते हैं और तभी क्रोनोस अपना और एरिक का हाथ काट कर दोनों का खून एक कर देता है, जिसकी वजह से होता यह है कि कौवा एरिक के शरीर में प्रवेश करता है और एरिक पूरे तरीके से एक क्रो में बदल जाता है और उसके खून का रंग हो जाता है काला। सच में दोस्तों ये नजारा बहुत ही खतरनाक होता है। वैसे तो एरिक अब आखिरी बार दुनिया में वापस आया है, लेकिन इस बार वो पूरी ताकत से बदला लेगा। लेकिन हाँ, इस बार वो बदल भी चुका है पूरी तरह से। अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद है, रॉग और उसके गुंडों को खत्म करना और शैली की रूह को नरक से छुड़ाना। इस बार एरिक और भी ज्यादा ताकतवर और निर्दयी बन जाता है दोस्तों, लेकिन उसका समय सीमित है, ये भी याद रखने वाली बात है। और अब एरिक अपने बदले के रास्ते पर चल जाता है। रॉग के लोगों को खत्म करने के लिए उसका पहला निशाना होता है मैरियन, जो अब तक जिंदा है दोस्तों, और उसे पता चल जाता है कि वो एक ओपेरा हाउस में छुपी हुई है। ओपेरा हाउस के अंदर का सीन बहुत ही डरावना नजर आता है, जो कि छोटी छोटी आवाजें ओपेरा के सुकून भरी धुन से भरी होती है। एरिक उस ओपेरा में घुस जाता है और वहाँ उसका सामना रॉग के गुंडों से हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर एरिक जितनी भी बार शैली को याद करता, उसकी ताकत उसके अंदर एक नई शक्ति की तरह काम करती है और उसका दर्द उसको और ज्यादा मजबूत बनाता है। एरिक हर बार रॉग के लोगों को भूतिया तरीके से मारता है दोस्तों। एरिक अब बिल्कुल पत्थर बन चुका होता है, उसे किसी पर तरस नहीं आता, उसके सामने सिर्फ शैली को बचाने का भूत सवार होता है। अचानक से आई आंधी और तूफान के बीच वो अपना बदला लेता है और चला जाता है और हर कत्ल एक भयानक दृश्य छोड़ जाता है दोस्तों। ये बात मैरियन के बॉडीगार्ड को पता चल जाती है, तो वो मैरियन को बताता है कि एरिक यहाँ पर आ चुका है और फिर दोस्तों ये दोनों वहाँ से भागकर एक कमरे में छिप जाते हैं। मैरियन तो बहुत ही डरी हुई होती है और वो विंसेंट रॉक को कॉल करके बताती है कि एरिक ने सभी को मार दिया है और अब शायद वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों रॉक को मैरियन के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैरियन भी इस बात से बड़ी टूट जाती है कि आज तक सारे गलत कामों में मैंने उसका साथ दिया और आज जब मुझे बचाने की बारी आ रही है तो मुझे अकेला छोड़ दिया इसने। इसी दौरान दोस्तों वहाँ पर एरिक पहुँच जाता है और मैरियन के बॉडीगार्ड को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। सीधे वो मैरियन की तरफ बढ़ता है दोस्तों। वो बहुत डर जाती है और एरिक के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है। एरिक तो गुस्से में विंसेंट रॉक का पता पूछता है। मैरियन तो पहले से रॉक पर गुस्सा थी, तो उसे एरिक को बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो उसका एड्रेस बता देती है। अभी हम मैरियन को लगा था कि वो उसे नहीं मारेगा, शायद वो इस बात से अनजान थी कि एरिक अब बहुत खूंखार हो चुका है। एरिक मैरियन का सर काट कर सीधे अलग कर देता है दोस्तों, और ये दृश्य सच में बहुत ही खौफनाक होता है, जिससे साफ है कि अब रॉक का आखिरी पल बहुत ही करीब है। एरिक ओपेरा शॉप में जाता है तो वहाँ पर वो मैरियन और उसके बॉडीगार्ड का सर लाकर सभी को दिखाता है। ओपेरा में बहुत ही भगदड़ मच जाती है, पूरा ओपेरा खाली हो जाता है। तभी वो शैली के बारे में सोचने लग जाता है दोस्तों, और उसकी आंखों में सिर्फ शैली का चेहरा दिखाई देता है, जो उसे शैली को दिए गए वचन को याद दिलाता है। और ये सारी चीजें उसे और ज्यादा ताकत दे रही थी, जिसकी वजह से अब एरिक विंसेंट रॉक के और करीब जाता हुआ दिख रहा था।
लेकिन इन सब में वो ये भी नहीं भूल पा रहा होता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है इस दुनिया में जीने का। वो दोस्तों बिना देर किए रॉक के पास पहुंच जाता है। उसका घर सदियों पुराना भयानक महल जैसा घर है जो उसके सालों से किए गए पुराने पाप और उसकी शैतानी शक्तियों का डरावना सबूत है। दोस्तों वो जगह सच में बहुत ही भयानक होती है और वहाँ पर सिर्फ अंधेरे से भरी हल्की रोशनी है। विचित्र तेज घंटी की आवाज मानो वो आवाज कुछ कहना चाह रही हो। एरिक इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि रॉग एक शैतानी पैक्ट के जरिए सेंचुरी से जिंदा है और दोस्तों अब वो एरिक के ब्लड पैक्ट के जरिए उसकी शक्ति छीन लेने का प्लान बनाता है। तो एरिक जैसे रॉक को देखता है तो उसके गर्दन पर चाकू रख देता है। तभी रॉक चाकू से दोस्तों अपना हाथ काटता है और एरिक का ध्यान भटकाते हुए उसे आईने में चेहरा देखने को कहता है और कहता है कि तुम पहले से कितना बदल गए हो। तुमने कितने लोगों को बड़ी बेदर्दी से मार दिया है। तुम बताओ अपने प्यार शैली को क्या जवाब दोगे। शैली तो तुमसे इस बात से नफरत करेगी कि तुमने कितने मासूम लोगों की जान ली है। एंड दोस्तों एरिक सच में उसकी बातों में आने लगता है। वो खुद को आईने में देखने लग जाता है। तभी उसको आईने में कुछ क्रोज उसकी तरफ मंडराते हुए दिखाई देते हैं जिससे एरिक को समझ आ जाता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है क्योंकि क्रोज खतरे की निशानी होते हैं। वो जैसे मुड़ता है तभी रॉक एक जादुई खंजर उसके सीने पे घोंप देता है और एरिक के कान में कुछ मंत्र बोलने लग जाता है। एरिक भी कमजोर होकर नीचे गिरता है दोस्तों सीधे। तो रॉक अपने बहते खून को एरिक के खून से मिलाना शुरू करता है जिससे कि एरिक की सारी शक्तियां उसे मिल जाए और अब एरिक अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करने लग जाता है जैसे कि वो मरने वाला हो। एरिक की दोस्तों आंखें बंद होने लगती हैं। फिर उसको अपनी अच्छी और बुरी यादें दोबारा आ जाती हैं जिसमें उसको सब लोग बहुत ही कमजोर समझते थे पहले और उसे लूजर बोलते थे। इस दौरान एरिक को शैली के साथ हुए अत्याचार याद आ जाते हैं और उसके साथ बिताए हुए हसीन पल भी दोस्तों, जिससे होता यह है कि एरिक को ताकत मिलती है और उसे दोबारा होश आ जाता है। और दोस्तों इस तरह रॉक की चाल कामयाब नहीं होती। रॉक तो बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि शायद उसको अंदाजा नहीं है कि एरिक अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसके अंदर का प्यार और बदले की आग इतनी गहरी हो चुकी है कि वो अब सब कुछ तबाह कर सकता है। एरिक अपने तेज और ताकत से भरपूर मूव के जरिए रॉक को एक भयानक लिम्बो रियल में घसीट देता है दोस्तों। यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पर रॉक ने शैतानों के साथ एक डील की थी और अब वही शैतानी आत्माएं उसे लेने के लिए वापस आ रही होती हैं। रॉक बुरी तरह डर जाता है और उसके सामने मौत दिखाई देती है। और दोस्तों क्योंकि एरिक को भी लेट हो रहा था, उसे शैली से मिलने की बहुत ही जल्दी होती है, तो वो बिना देर किए रॉक को मारने जाता है। एरिक उसे तब तक मारता है जब तक रॉक पानी के अंदर डूब नहीं जाता और इसमें रॉक की आखिरी चीखें उसे सुनाई देती है। वो नरक का अंतिम दर्द झेलने के लिए हमेशा के लिए वहां उसे बंद कर देता है और उसे अब कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। रॉक को मारने के बाद एरिक चैन की सांस लेता है और शैली का इंतजार करता है, लेकिन दोस्तों उसे अंदर से बहुत तकलीफ भी हो रही होती है कि वो अब शैली के साथ जिंदगी नहीं जी पाएगा। एरिक ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी पानी से शैली की बॉडी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाती है और शैली अपना हाथ एरिक को पकड़ाती है। एरिक की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। वो तुरंत शैली को गले लगा लेता है, रोता भी बहुत है। दोनों दोबारा एक दूसरे को देखकर ऐसे खुश होते हैं जैसे कि उन दोनों को पूरी दुनिया में वो खुशी मिल गई हो जो आज तक किसी को ना मिली हो। लेकिन कहाँ यार, ये खुशी ना ज्यादा देर तक नहीं रहती। एरिक शैली से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फिर से अपनी जिंदगी जी पाओगी। पर ये सुनकर शैली बहुत आश्चर्य होती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो दोस्तों इससे उसका रीजन पूछती है और फिर एरिक उसे अपनी कुर्बानी के बारे में बताता है जो उसने क्रोनोस के साथ की थी। दोस्तों शैली बहुत ही गिल्टी फील करती है और कहती है तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की, क्यों? पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ अब। ये सुनकर एरिक को शैली पर दोस्तों ज्यादा प्यार आता है और वो उसको कहता है कि मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ, तुम यहाँ से जाओ प्लीज और मेरा इंतजार करना, कभी ना कभी जरूर आऊंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर हम दोनों इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। और वो शैली को अपने प्यार की कसम देकर उसे जाने के लिए कह देता है। उसे समझाता है कि अब तुम वापस जाओ, तुम्हारी दुनिया में जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एरिक का दर्द उसके चेहरे पे साफ दिखाई देता है दोस्तों, लेकिन उसकी आंखों में अपनी सेल्फलेस प्यार के लिए एक अजीब शांति होती है। शैली भी एरिक को आखिरी बार देखते हुए वापस इंसानी दुनिया में लौटती है और जब वो होश में आती है ना तो उसी मोमेंट पे होती है जब उसकी मौत होने वाली थी। उसकी आंखों के सामने एरिक की लाश पड़ी होती है और उसी मोमेंट पे दोस्तों क्रोनोस एक मेडिक के रूप को धारण करके शैली को एरिक की कुर्बानी के बारे में बताता है। शैली का दिल बहुत भारी होता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि एरिक ने जो किया अपने प्यार के लिए किया। और दोस्तों एरिक अब क्रोस की दुनिया में शैतानी दर्द और अंधेरों के बीच बंध गया है, लेकिन उसके चेहरे पे एक सुकून है। उसके दर्द के बीच भी उसके दिल में एक शांति है क्योंकि वो जानता है कि शैली अब वापस जिंदा हो गई है
और वो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। एरिक अपनी यादों में शैली के प्यार को संजो के रखता है और इसी उम्मीद में रखता है कि एक दिन वो फिर से मिलेंगे, चाहे वो दुनिया में हो या इस दुनिया के बाद कहीं भी क्यों ना हो, वो दोबारा जरूर मिलेंगे। वेल दोस्तों, एंडिंग तो उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन मूवी बढ़िया थी। कमेंट्स में बताइए, आप कमेंट्स नहीं करते हो। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।